न्यूज़ अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नज़र। अब पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले बात करते हैं वादी कश्मीर की, जहां एनआईए की जानिब से छापामार कार्रवाई शुरू की गई है। एनआईए की जानिब से वादी के मुख्तलिफ अजला में छापामारी की गई है, जिस दौरान एनआईए ने जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के ताउन से छापामार कार्रवाई अंजाम दी है। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने जम्मू कश्मीर के तकरीबन 16 मकामात पर छापेमारी और मकामी लोगों से पूछगछ की है। ज़राए का कहना है कि श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, बारामूला और दीगर कई मकामात पर एनआईए की मुख्तलिफ टीमों ने मुश्तबह अफराद के घरों पर छापे मारे और उनके मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। ज़राए का यह भी कहना है कि ये छापे वॉइस ऑफ फिन जरीदे और एक आईडी की तहकीकात से मुतल्लिक मारे गए हैं। जिला अनंतनाग के पांजत लेवडोरा में एनआईए ने कई रिहायशी घरों पर रेड डाली और घरों की बारीक बीनी से तलाशी ली। इस दौरान मकीनों से भी पूछताछ की गई है। वही एनआईए ने 4 अफराद को भी थाना अछबल में हिरासत में लिया है, जिनमें एजाज अहमद नामी एक शख्स है, जबकि मुदस्सिर अहमद आहंगर और नासिर मंजूर जुनेद हुसैन खान के नाम शामिल है। उन्हें तलब किया गया, हिरासत में लिया गया और उनसे पूछताछ की जा रही है। याद रहे कि सन 2017 से एनआईए ने वादी में मुतअद्दिद अफराद को मिलिटेंसी और खवाला फंडिंग के इल्जाम में गिरफ्तार भी किया और उन पर मुकदमे भी दर्ज किए हैं। एनआईए की जानिब से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में छापामार कार्रवाई आज सुबह ही शुरू की गई है। मुख्तलिफ अजला के अंदर एनआईए के छापे कई अफराद को हिरासत में भी लिया है, पूछताछ भी की गई है, जबकि मोबाइल फोन जब्त करने के हवाले से भी जराए से खबरें मौसूल हो रही है। अछबल अनंतनाग में भी 4 अफराद को अछबल पुलिस स्टेशन के हवाले उन्हें वहां तलब किया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। श्रीनगर के साथ साथ बारामूला और दीगर कई अजला में एनआईए की लगातार छापामार कार्रवाई जारी है। कई अफराद को हिरासत में लिया है पूछताछ के लिए, जबकि उनके अफराद खाना से भी पूछताछ की गई है। मोबाइल फोन जब्त करने के हवाले से भी खबरें मौसूल हो रही है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर अपने सीनियर साथी सईद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, क्या कुछ तफसीलात है? आज अल सुबह ही तकरीबन 20 के करीब मकामात पर एनआईए की छापामार कार्रवाई हुई है। वादी कश्मीर के तकरीबन 20 अलग अलग मकामात पर एनआईए ने छापे मारे हैं, जिसमें अनंतनाग जिला, बारामूला, श्रीनगर और दीगर कई मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है। कई अहम मकामात पर जब छापामार कार्रवाई हुई है तो वहां पर उनके अफराद खाना से भी पूछताछ हुई है, मोबाइल फोन जब्त भी किए गए हैं। और अछबल से जो खबर आ रही है कि वहां पर 4 अफराद को अछबल पुलिस स्टेशन बुलाया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में उनको लिया गया है। और साथ ही साथ लेवडोरा इलाके में भी ये खबर मौसूल हो रही है, वहां पर भी एनआईए की तरफ से छापे मारे गए हैं। और साथ ही साथ बारामूला में भी एनआईए की जानिब से छापे मार कार्रवाई अंजाम दी गई है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हैं सीनियर साथी सईद तजम्मुल के पास। तजम्मुल, क्या कुछ तफसीलात है? आज अल सुबह ही तकरीबन 20 के करीब मकामात पर एनआईए की छापामार हुई है। देखिए इशफाक, जिस वक्त आप गवर साहब जिस वक्त जम्मू कश्मीर में छापामारी की बात करें तो क्रेरी पाटन, बारामूला के अलावा जेवन, छाताबल का इलाका, श्रीनगर के कई नवाही इलाके, जहां पर कौमी तहकीकाती ब्यूरो की छापामारी का सिलसिला सुबह से शुरू हुआ। इसी बीच में कौमी तहकीकाती ब्यूरो के एक जराये के हवाले से खबर है कि हालिया दिनों जो हिलाकतें हुई हैं
उसको लेकर आज की छापामारी को अलग से नहीं देखा जा सकता है। और एक तरफ छापामारी में जो लोग मुख्तलिफ कौमी दायरे के बाहर अपनी एक्टिविटीज चला रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, यहाँ तक कि उनके एसेट जब्त किए जा सकते हैं और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं उनको जब्त किया जा रहा है। इसी बीच में छतबल में भी कुछ दिन पहले कुछ वाकयात पेश आए थे। आज वहां पर भी एक मोहल्ले में मकामी शख्स के घर पे छापामारी हुई और उसके बाद अभी एनआईए की टीम जो है अभी वहां पे मौजूद है। इसी बीच में ज़ेवन में भी कुछ एक मकामात पर जगह छापामारी हुई। हालांकि बताया जाता है कि जिस घर पे छापामारी है वो एक फर्म में बहसियत लेबरर काम कर रहा है। उसके अलावा दूसरे तीसरे मकामात पर भी शुमाली कश्मीर में भी क्रेरी, बारामूला वगैरह में भी छापामारी बड़ी तेज कर दी गई है। और इसी बीच में आज अलग सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और एनआईए के सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस तजमुल ये बताएगा ये जो छापामार कार्रवाई हुई है किस मामले को लेकर, इस हवाले से क्या एनआईए की जानिब से कोई बयान जारी हुआ है कि क्या छापामारी हुई है? और जो क्योंकि ये भी खबर आ रही है कि कई अफराद को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार भी किए गए हैं, फोन भी जब्त किए गए, उस हवाले से क्या कुछ तफसीलात हैं? देखिए, एनआईए की छापामारी का एक हिस्सा यह है कि होम मिनिस्टर ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली में बताया कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है कश्मीर में, और जो लोग भी जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर या होम मिनिस्टर के उस पॉलिसी के खिलाफ काम कर रहे हैं यानी कौमी दायरे के बाहर हैं, और छापामारी का सिलसिला तेज किया जाए। एक ये, दूसरी है कि जो आज की छापामारी है ये नॉर्मल और रूटीन नौयत की नहीं है। पहले की छापामारी थी कि आपके ताल्लुकात बिलवास्ता बिलावास्ता कहीं से उठना बैठना होगा और उसके बाद चालान पेश किया जाता। आज का छापामारी का जो रीजन है उसमें टीचर्स की हिलाकत भी एक आईने के तौर पर देखा जा सकता है। और उसके बाद दूसरे मामला थे जिसमें आम शहरियों की हिलाकत हुई है और बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन सर्च ऑपरेशन चल रहा है। 400 के करीब बच्चे जो हैं मुख्तलिफ जगहों से उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है। यानी जो आज की सिचुएशन है वो कदर मुख्तलिफ। और दिल्ली मामले के हवाले से 3 सीनियर अफसरान जिसमें आईबी के सीनियर ऑफिसर और बाकी अफसरान जो श्रीनगर में पहुंच चुके हैं और इस सारे सिनेरियो को देख रहे हैं, जिसमें टीचर्स का मामला भी है, एनआईए का भी मामला है और सतविंदर कौर का भी मामला है, बिंद्रू का भी मामला है। इन सारे मामलों को इकट्ठे जो इस वक्त तहकीकात एजेंसी है जोड़कर तहकीकात शुरू कर दी गई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजमुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजमुल तफसलात फराम कर रहे थे, जहाँ एनआईए की जानिब से वादी के मुख्तलिफ तकरीबन 1 दर्जन से जायद मकामात पर छापेमार कार्रवाई अंजाम दी गई है, जबकि एनआईए की जानिब से कई अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, उनसे फ़ोन भी जब्त किए गए हैं, जबकि जिन अफराद की जो पूछताछ के लिए तलब किया गया पुलिस थानों के अंदर, उनके घर वालों से भी पूछताछ हुई है। नाजरीन, हम आपको सीधा वज़ीर दाखिला अमित शाह जो इस वक्त सनसन टीवी से बात कर रहे थे इंटरव्यू के दौरान, वो कुछ क्या कह रहे हैं आपको दिखाते हैं। जी सर, हमने कभी ये सवाल नहीं उठाया, मगर ये जो मानसिकता है इसी प्रकार से वामपंथी मित्रों की भी मानसिकता है कि ये कैसे सफल हो गए। इसके कारण व्यक्तिगत हमले होते हैं। मेरा तो राजनीति में मानना है, मैं इन सभी मित्रों को कहना चाहता हूं कि आप हमारी नीतिगत शिकायत जरूर करिए, जरूर करिए। हमारी सरकार में करप्शन है तो उसको उजागर करिए, हमारी कोई फेलियर हो तो जनता के सामने लेकर जाइए। मगर ऐसा लिख देना कि मोदी जी नहीं रहते हैं तो ये प्रधानमंत्री बन जाएगा, इस प्रकार की बातें करना मैं नहीं मानता। इस प्रकार की गतिविधियों से राजनीति का स्तर बहुत नीचे ले जा रहे हैं, जो दुखद है। पिछले दिनों आपने एक लेख में मोदी जी को सबसे बड़ा रिफॉर्मर या बहुत बड़ा रिफॉर्मर बताया, तो ये किस आधार पर, किन? उन्होंने सारी बिखरी हुई योजनाओं को जोड़ा और पहली बार गुजरात में उनका जो संविधान का दिया हुआ अधिकार था कि उनकी जनसंख्या के अनुपात में बजट में उसको हिस्सेदारी मिले, पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने 2003 के बजट के अंदर उनको दिया। और वन बंधु कल्याण योजना ने पूरे गुजरात के ट्राइबल एरिया का विकास का रास्ता खोल दिया। और आज ट्राइबल एरिया में बड़े भरोसे से कह रहा हूं, कोई भी क्रिटिक से क्रिटिक एनालिसिस करने वाला व्यक्ति वहां पहुंच जाए, सूरत शहर और डांग के जिले के बीच में कोई अंतर वो नहीं ढूंढ पाएगा। इतना बड़ा परिवर्तन हुआ। इसी प्रकार से राजनीतिक लाभ भी मिला। राजनीतिक लाभ दूसरी बात है, मगर लोगों का भरोसा लोकतंत्र के अंदर दृढ़ हुआ।
सागर छोड़ के हमारे किनारे थे, तो उसके लिए भी एक योजना लेकर आए, वो भी निगलेक्टेड पड़े थे, जबकि सबसे ज्यादा खनिज संपदा वहीं थी, रेवेन्यू सबसे ज्यादा वहां से आती थी, बंदरों के कारण सबसे ज्यादा इंडस्ट्री वहां लगी थी। पूरे सागर छोर के किनारों को रोड से जोड़ दिया और इसके वहां पर हर तहसील की एक डेवलपमेंट प्लानिंग बनाई गई और सागर खेडू विकास योजना वहां उन्होंने शुरू की। आज वो एरिया पूरा गुजरात की इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बैकबोन बना हुआ है। और तीसरा, हमारे यहाँ देश भर में था उस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ड्रॉप आउट का था, एनरोलमेंट एंड ड्रॉप आउट एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूं। तो गुजरात जैसे राज्य में बहुत बड़ी समस्या थी। उन्होंने खुद कड़ी धूप के अंदर पटवारी से लेकर मुख्यमंत्री तक सब लोगों ने 5 दिन शुद्ध रूप से 5 दिन में 25 स्कूलों में जाना है और महोत्सव के रूप में बच्चों के एनरोलमेंट का कार्यक्रम शुरू कराया और हमारे एनरोलमेंट को 100% तक पहुंचाया। और उसके बाद वहां अभिभावकों की कमेटी बनवाई। स्केल और स्पीड का जो है उनका कॉन्सेप्ट वहीं से आया है। वो शुरू से है, वो शुरू से है, संगठन में भी था, सरकार में भी था, गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी था। और उन्होंने अभिभावकों की कमेटी बनाई, विशेषकर माताओं की कमेटी बनाई। कोई भी बच्चा स्कूल नहीं आता है तो इसकी चिंता होती थी, मास्टरों की जिम्मेदारी तय कर दी। और ये सारी चीजों के बाद प्राइमरी एजुकेशन में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए भी गुणोत्सव कर एक कार्यक्रम लिया और इसके कारण परिणाम ये आया, एनरोलमेंट 67% था, वो 100% पहुंचा, ड्रॉप आउट रेशियो 37% था, वो पॉइंट समथिंग पहुंच गया, 1% से नीचे चला गया। अब इसका इवैल्यूएशन कोई करेगा तो मालूम पड़ेगा कि देश के विकास में, गुजरात के विकास में इसका कंट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। एक अनपढ़ आदमी देश पर कितना बड़ा बोझ बनता है, ना जो अपने संविधान के दिए हुए अधिकारों को जानता है, ना संविधान ने हमसे जो अपेक्षा करी है वो दायित्व को जानता है, वो कैसे एक अच्छा नागरिक बन सकता है। इसके अंदर आमूलचूर परिवर्तन है। इसी प्रकार से शहरी विकास, ग्रामीण विकास, औद्योगिक नीति, वाइब्रेंट गुजरात का उन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट करा। खावड़ा तक पानी भी उनके समय में ही पहुंचा, नर्मदा योजना को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया, सौनी योजना लाकर गुजरात के अंदर लगभग टैंकर राज को समाप्त कर दिया। गुजरात ऐसा एक क्षेत्र था जहां टैंकरों की इंडस्ट्री चलती थी क्योंकि गांव में पानी नहीं होता था। आज फ्लो से पानी हर गांव में जाता है, पीने की पानी की कहीं किल्लत नहीं है। और दृढ़ता पूर्वक, कठोरता से नीति बनाकर जो काम किया, इसका परिणाम यह है कि गुजरात के कई जिले आज काली यादी से बाहर आ चुके हैं। 100 फुट भूगर्भ जल का लेवल ऊपर आया है। पूरे भारत में एक ही ऐसा क्षेत्र है जहां भूगर्भ जल में बढ़ोतरी हुई। तालाबों को बहुत डीप करने का काम किया गया, छोटे छोटे चेक डैम बनाए गए, नर्मदा का जो बाढ़ का पानी था उसको तालाबों में डाइवर्ट कर, इस प्रकार से ये दूसरी चैलेंज को उसने इतने अच्छे तरीके से लिया कि देश भर के अंदर जो मिली जुली सरकारों का एक युग था, वो युग में एक छवि बनी थी कि ये मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। ये थे वज़ीर दाखिला जो बात कर रहे थे, जो सरकार की जानिब से, हुकूमत की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में अहम इकदाम उठाए गए, इस हवाले से वो बात कर रहे थे। अब बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे भारत और चीन के माबेन मशरकी लद्दाख में तवील अरसे से जारी तातील को ख़त्म करने के लिए दोनों ममालिक के फौजी कमांडरों के 13वीं राउंड की बातचीत शुरू हो चुकी है। चीन की सरहद में मोल्डो गेरिसन में सुबह 10:30 बजे मीटिंग शुरू हुई है और इस बातचीत में फौजियों के पीछे हटने की तीसरे मरहले और असल कंट्रोल लाइन पर कशीदगी कम करने के इकदाम पर बातचीत होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसके तहत दोनों फरीकीन के माबीन हॉट स्प्रिंग, दिपसांग और डेमचोक से फौजियों के पीछे हटाने के मामले पर खास तौर पर बात होने की उम्मीद है। ज़रात के मुताबिक बातचीत में चीन की तरफ से जनूबी जिंगयांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट कमांडर और भारत की तरफ से लद्दाख कोर कमांडर के हिस्सा लेने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। दोनों फरीकीन के माबीन 12वें राउंड की बातचीत गुज़िश्ता 31 जुलाई को हुई थी।
उधमपुर में सड़क के एक हादसे में 10 अफराद जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि आज सुबह 7 बजे के करीब गोलमेला उधमपुर के नजदीक एक टेम्पो और ट्रालर के दरमियान तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में टेम्पो में सवार 10 मुसाफिर जख्मी हुए हैं। मकामी लोगों और पुलिस ने बचाव कार्रवाई करते हुए सभी जख्मियों को अस्पताल ले जाया, जहां पर एक मुसाफिर जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठा, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज जारी है और उन्हें खतरे से बाहर करार दिया गया है। जख्मियों की शिनाख्त परवीन अख्तर, शहरीन भट्ट, शबीर अहमद भट्ट, परवेज अहमद, सबरीन बानो, बलजीत सिंह, जाहिदा अख्तर, इरफान वानी और शमशाद बेगम के बतौर हुई है, जबकि जांबाग शख्स की शिनाख्त मंजूर हुसैन, जो कि बताया जाता है कि ड्राइवर था, के बतौर हुई है। ये सुबह 7 बजे एक आरटीओ हुआ है नेशनल हाईवे डीपीएस स्कूल के पास। तो इसमें 10 लोगों की एक्सीडेंट हुआ है, उसमें से एक कैजुअल्टी हुई है और एक को रेफर किया है, बाकी सारे स्टेबल हैं, उनका इलाज हो रहा है। एक कैजुअल्टी हुई ना। हाँ। बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, हमारे सारे स्पेशलिस्ट जो है वो देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसानों को रोंदे के मामले में पूछताछ के लिए तलब करदा मरकजी मुलजिम और वजीर ममलिकत बराए दाखिला जो मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिन्होंने 3 दिनों के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया है। लखीमपुर तशद्दुद के मरकजी मुलजिम और वजीर ममलिकत बराए दाखिला जे मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को यूपी पुलिस ने 12 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गुज़श्ता देर रात गिरफ्तार के बाद मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जिन्होंने 3 दिन की अदालती तहवील में जेल भेज दिया है और इस मामले की समाअत अब सोमवार को 11 बजे होगी। दरअसल उन्हें 8 अक्टूबर को पेश किया जाना था, लेकिन आशीष वक्त पर अदालत नहीं पहुंचा और पुलिस उनका इंतजार करती रही। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मसले से मुत्तलिक यूपी हुकूमत और पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए थे। सऊदी हुकाम ने ऐलान किया है कि सिर्फ वही अफराद उम्रा कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई है और फैसले का इत्तलाक आज से हो रहा है। वजारत हज उम्रा की जानिब से जारी किए गए एलामे के मुताबिक मक्का मुकर्रमा और मस्जिद हराम में मनासिक उम्रा की अदायगी, नमाज अदा करने और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दाखिले इजाजत नामों पर नई पाबंदी आयद कर दी गई है। दोनों मुकद्दस मकामात पर सिर्फ उन अफराद को जाने की इजाजत होगी जिन्होंने सऊदी अरब में मंजूर शुदा किसी भी वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवा रखी हों। एलामे के मुताबिक जिन लोगों को कोरोना वैक्सीन लगवाने से इस्तिस्ना हासिल है, उनके नाम का इंदराज वजारत सेहत की एप्लीकेशन में होना जरूरी है। जिन लोगों ने पहले से उम्रा के लिए इजाजतनामे और तारीखें ले रखी हैं, उन्हें अपनी उम्रा की तारीख से 48 घंटे कबल कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लाजमी लगवाना होगी। बसूदर उनका इजाजतनामा मनसूख कर दिया जाएगा। वजारत हज उम्रा ने शहरियों से जल्द अज जल्द वैक्सीन की दोनों खुराकें मुकम्मल करने की अपील भी की है। याद रहे कि सऊदी अरब में कोरोना की बेहतर सूरत हाल के बाद ही सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा ने मोहतरमीन की तादाद 1 लाख करने का फैसला किया है, जबकि खाने काबे में यौमिया 60,000 नमाजियों को इबादत की इजाजत दी गई है। वैक्सीन का कोर्स मुकम्मल करने वाले 70 बरस से जायद उम्र वालों को भी उम्रे की इजाजत दी गई। इस तरह 17 और 18 साल मकामी नौजवान भी वैक्सीन लगवाने के बाद उम्रा कर सकेंगे। कतर में अमेरिका और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात का जहां आज दूसरा दिन है। तालिबान ने अफगान मरकजी बैंक के ज़खायर पर से पाबंदी हटाने का मुतालबा किया। अफगान वज़ीर ख़ारजा मौलवी अमीर खान मत्तकी ने बताया कि अमेरिका को कहा है कि मौजूदा अफगान हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत को कमजोर करने से लोगों की परेशानियों में इजाफा होगा। मौलवी अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि अमेरिका ने अफगान अवाम के लिए कोरोना वैक्सीन फराम करने को भी कहा है। उनका कहना था कि अमेरिकी वफद से इंसानी इमदाद जारी रखने और दोहा माहदे की पासदारी पर बातचीत हुई है, जबकि बातचीत में अफगानिस्तान की इलाकाई सालमियत का एहतराम करने पर जोर दिया गया। अमीर खान मुत्तकी का कहना था कि मामलात में दखल अंदाजी न करने पर भी बात हुई है और दोनों ममालिक के दरमियान मजबूत ताल्लुकात और रवाबित रखने पर तबादुल ख्याल हुआ। ख्याल रहे कि अफगानिस्तान इनखला के बाद अमेरिका और तालिबान की यह पहली आला सतही बातचीत है। अमेरिका की जानिब से मुज़ाकरात में महकमे खारजा के नायब नुमाइंदा खुसूसी टॉम वेस्ट, यूएसएड की ओहदेदारा
सारा चार्लिस और इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अहदेदार शामिल हैं। लेबनान में ईंधन न होने के सबब 2 अहम पावर स्टेशनों के बंद होने की वजह से मुल्क मुकम्मल तौर पर अंधेरे में डूब गया है। रिपोर्ट के मुताबिक लेबनान को 1850 के बाद दुनिया के बदतरीन माशी बहरानों में से एक का सामना है और हालिया महीनों में से इसे अपने पावर प्लांट्स के लिए माकूल मिकदार में ईंधन के लिए तेल दरामद करने के सिलसिले में जद्दोजहद का सामना करना पड़ा है। साल 2019 के बाद से अब तक लेबनान की करेंसी की कदर में 90% कमी हुई है। बिजली की बंदिश के सबब बेशतर मकामात पर दिन में बमुश्किल घंटे के लिए बिजली दस्तियाब है, जबकि प्राइवेट बैकअप जनरेटर्स को बिजली फराम करने के लिए दरकार ईंधन की भी कमी का सामना है। पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के बानी समझे जाने वाले साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान इस्लामाबाद में वफात पा गए। उनकी उम्र 85 बरस थी और वो खासे अरसे से अलील थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान 26 अगस्त को कोरोना वायरस से मुतासर हुए थे, जिसके बाद हालत अचानक बिगड़ गई थी और उन्हें कहूटा रिसर्च लेबॉर्ट्री अस्पताल में दाखिल किया गया था। ताहम कुछ रोज बाद उनकी तबीयत संभलने लगी थी और उन्हें वापस घर मुंतकिल कर दिया गया था। ताहम उन्हें एक बार फिर दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने आज आखिरी सांस ली। अब्दुल कदीर खान 27 अप्रैल 1936 को मुत्तहिदा हिंदुस्तान के शहर भोपाल में पैदा हुए थे और बरसगीर की तकसीम के बाद 1947 में अपने खानदान के साथ पाकिस्तान हिजरत की थी। उन्होंने आला तालीम मुख्तलिफ यूरोपीय ममालिक से हासिल की थी। यूरोप में 15 बरस क़याम के दौरान उन्होंने मगरबी बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हॉलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फिट और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लेवन से तालीम हासिल की। साल 1976 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वापस पाकिस्तान आए और 31 मई 1976 से इंजीनियरिंग रिसर्च लेबॉर्ट्रीज की बुनियाद रखी। इसी के साथ ही अभी तक का उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुछे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।